गुड इवनिंग गाइस। इस टाइम रात के 11 साढ़े 11 से 11:40 हो रहा है। तो मैं अपना पॉलिटी का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ, इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे इस लेक्चर को चालू करते हैं। तो इससे पहले बता दूं तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा चुका हूँ। यही बोलूँगा कि भाई जो भी इस लेक्चर को देखने आ रहा है वो पुराना लेक्चर देख के आना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा आपको। ऐसा आपको कहीं बुक में कंटेंट मिलेगा ही नहीं भाई। ये देखो कितने प्रेसिडेंशियल सिस्टम पूरा इसमें ख़त्म कर दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा इसमें ख़त्म कर दिया, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पूरी इसमें ख़त्म कर दी। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करे अपन लोग बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है प्रीएम्बल। तो भाई प्रीएम्बल की फ़ोटो तो ये देख लो तुम लोग, क्या लिखा हुआ है। प्रीएम्बल की स्टार्टिंग ही किससे हुई भाई? तो देख लो, प्रीएम्बल की स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि जो हम नागरिक हैं इंडिया के, ठीक है, जो प्रीएम्बल है हमारा, वो हम लोगों को क्या दे रहा है? सुप्रीम पावर दे रहा है। किन्हें दे रहा है भाई सुप्रीम पावर? वी द पीपल। इंडिविजुअल को नहीं दे रहा, ठीक है, कहीं तुम सोच लो इंडिविजुअल, ये पावर दे रहा है पूरे ग्रुप को। समझ गए? ये लिखा हुआ है इसमें ऑफ इंडिया हैविंग द सोलमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। अब देखो ये वर्ड्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और सिक्योर करेंगे हम सबको। अब ये क्या है भाई? ये जो मैंने लिखे अभी, ये जो मैंने इससे हाईलाइट करें, ये क्या है? ये जो भी है ना, ये सब ये हमारे आइडियल्स हैं और इन्हें वैल्यूज़ बोल दो, ठीक है। ये सब ये है मेरे, ठीक है, आइडियल्स और वैल्यूज़। क्या है आइडियल्स और वैल्यू? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हाँ इसी लेक्चर में करेंगे। ये मत सोचना कि बाद में पढ़ाऊंगा, प्रीएम्बल अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। और सिटीजन्स को क्या करना है? हमें जस्टिस देना है, लिबर्टी देनी है, इक्वलिटी देनी है, फैटर्निटी देनी है, ठीक है। अब जो ये सब है भाई, ये सब कौन से? ये जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, इनकी बात करी मैंने। तो ये क्या हैं? ये हमारे गोल्स हैं। समझ गए? गोल्स और वैल्यूज समझ गए क्या क्या हैं? गोल्स या बोले तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। आइडियल्स और वैल्यूज़ कौन कौन से हैं बिना देखे बताओ? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। और गोल्स क्या क्या हैं जो तुम्हें मिलेंगे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी, ठीक है। ये सब मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखो अब क्या है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द, ये बात मत पढ़ना, जस्टिस हाँ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो ये हम देंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लियरली बोल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन आया गया, वो डेट भी लिखी हुई है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो प्रीएम्बल का बेसिक इंट्रो तो दे दिया मैंने आपको और पढ़ा भी दिया कि प्रीएम्बल है क्या। तो आओ अब प्रीएम्बल के बारे में स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की सोचूंगा, थोड़ा लंबा चले आए तो चलेगा ना, पूरा देख लेना। प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल क्या है भाई? प्रीएम्बल है क्या? तो एक हमारे बहुत फेमस एन ए पालकीवाला जी थे। कौन थे? एन ए पालकीवाला जी, एन ए पालकीवाला। अब ये जूरिस्ट थे और मेंशन करना है इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमें, ठीक है। एन ए पालकीवाला नेट से देख के कर लेना, मैं बताऊंगा तो तुम्हें लेक्चर में याद रहेगा। अगर तुम खुद सर्च करोगे भाई तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। इन्होंने क्या बोला? एक एमिनेंट जूरिस्ट थे, इन्होंने बोला, मैं लिखूंगा नहीं, मेरे बातों पे ध्यान देना। इन्होंने बोला कि जो एक प्रीएम्बल है, क्या जो प्रीएम्बल है वो क्या है भाई? मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड है किसके लिए? आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, तुम अपनी कोई भी बुक उठा के देख लो, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी लिख लो, उसमें डिटेल में मान लो मौर्यन एज ही है, ठीक है, मौर्यन, उसमें डिटेल में लिखा होगा। फिर अगला चैप्टर मान लो मुग़ल है, ठीक है, उसमें डिटेल में लिखा होगा। तो ये चीज़ें किस में लिखी होंगी? ये तुम्हारे इंडेक्स में लिखी होंगी, ठीक है। इंडेक्स में लिखा होगा ना, पहला मौर्यन है, दूसरा मुग़ल है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रीएम्बल को भी समझ लो।
प्रियम्बल क्या है? एक इंडेक्स है। किसके लिए इंडेक्स की तरह एक्ट करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। अगर मैं तुमसे ओवरऑल बोलूं कि तुमने अब तक पॉलिटी में क्या क्या पढ़ा, मैंने तुम्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया, तुम उसको मुझे एक पन्ने में समरी कंक्लूड करके दे दो, तो तुम वो लिख रहे हो इंडेक्स की तरह। मैं आपको प्रियम्बल का एक छोटा सा कंक्लूजन दूंगा लास्ट में, उसके अलावा और कुछ नहीं है प्रियम्बल में, ठीक है? एंड में दूंगा, पहले पूरा डिटेल में पढ़ाने के बाद। तो समझ गए ना प्रियम्बल है क्या? आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? और एक और थे अपने डॉक्टर के एम मुंशी जी। कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। उन्होंने क्या बोला कि जो प्रियम्बल है वो क्या है? वो हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप है किसका? अपना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। समझ गए? डॉक्टर के एम मुंशी जी ने भी बोला और एन ए पालकीवाला जी ने भी बोला। तो अब बेसिकली मैं बता देता हूं कि प्रियम्बल है क्या। कहाँ गया वो? लिखा तो था। अच्छा, ऐसा हो गया क्या? तो प्रियम्बल डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है? प्रियम्बल अब देखो क्या है, पता लग गया होगा ना? समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लेना, खुद लिखने का मन नहीं कर रहा। समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो प्रियम्बल को दो पार्ट में बांट दे रहा हूँ। एक इंडिया के हिसाब से क्या है? इंडिया एक कंट्री के हिसाब से, एक सिटीजन्स के हिसाब से, ठीक है? इंडिया के हिसाब से आ जाएगा मेरा, ये वर्ड आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे, अभी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। मतलब सोवरेन आ गया, सोशलिस्ट आ गया, सेकुलर आ गया, डेमोक्रेटिक आ गया और रिपब्लिक आ गया, ठीक है? और ये सब क्या है भाई मेरे? ये हैं आइडियल्स और वैल्यूज़, ठीक है? प्रियम्बल में वर्ड मेंशन थे ना, मैंने यहाँ पे बता दिया था। और इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से क्या है? सिटीजन के हिसाब से हमें पढ़ना है जस्टिस, अबे भाई साहब, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी। और ये सब क्या है मेरे? ये सब क्या है बताओ ना, बताओ। ये सब हैं क्या? ऊपर बता दिया मैंने, गोल्स हैं, ठीक है? पता लग गया? डिफरेंस पता लग गया? क्लियर? तो ये मैंने दे दिया आपको प्रियम्बल का इंट्रो। अब देखते हैं कि प्रियम्बल भाई आया कहाँ से, ठीक है? प्रियम्बल आया कहाँ से? तो प्रियम्बल आया कहाँ से इसको देखते हैं। तो जो प्रियम्बल है, एक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट की भी याद कर लो, वैसे मैं आगे बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में कहा, बेरूबारी यूनियन केस में कहा, ठीक है? बेरूबारी यूनियन केस में क्या कहा? जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज अ की, प्रियम्बल इज अ की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, ठीक है? तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है? हिंदी मीडियम वालों सुन लो। इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया कि प्रियम्बल कुछ नहीं है। प्रियम्बल एक ऐसा वो है कि जिससे हम जान सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं, जब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे होंगे, उससे पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ठीक है? तो ओवरऑल प्रियम्बल हमें यही आइडिया देता है, ठीक है? अब प्रियम्बल आया कहाँ से? देख लेना। प्रियम्बल का कंसेप्ट जो बेसिकली है, जो प्रियम्बल है वो यूएस में आया था। प्रियम्बल जो है वो यूएस में आया था 1789 में, ठीक है? ठीक है, उससे ये गया यूएन चार्टर में, यूएन चार्टर में ही आया था, ठीक है? और उससे ये गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ठीक है? आइडिया लिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब मैंने मॉडिफाई कर लिया, तो उससे मुझे बना प्रियम्बल, ठीक है? कब आया ये? प्रियम्बल ऑफ इंडिया 1950। तो ये है प्रियम्बल की जर्नी ओवरऑल। पहली बार कहाँ यूज़ हुआ था प्रियम्बल वर्ड? पहली बार यूज़ हुआ था मेरा यूएस में, ठीक है? समझ गया ना? 17, अबे भाई डेट तो पूरी लिख लिया था, 1789 बोल दिया होगा वैसे मैंने। यूएन चार्टर में गया और वहाँ से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में और मॉडिफिकेशन करके प्रियम्बल बना इंडिया का 1950 में, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है मेरी? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने करा था। डेट भी लिख लो, 13 जैन या दिसंबर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना यार और कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे अकॉर्डिंग जैन है, 13 जैन 1946, ठीक है? 2 डेट हैं, चेक कर लेना एक बार, ठीक है? इसको 13 जैन 1946 में करा और ये पास हुई थी मेरे ख्याल से दिसंबर में, तब मुझे दिसंबर याद आ रहा है, ठीक है? 22 दिसंबर 1946 को पास हो गई थी मेरे ख्याल से,
नहीं 1947 में, हाँ 1946 में हुई थी, याद कर लेना एक बार, मैंने कब से पढ़ा नहीं है तो मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब मॉडिफाई करा तो उसी से मेरा प्रीएम्बल बना। इतनी डेट्स आती नहीं है ना, तब डेट्स याद नहीं करता मैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रीएम्बल की तरफ। एक फ्लो चार्ट और बनाते रहा हूँ, वो याद रख लेना। ये प्रीएम्बल है, ठीक है। ओवरऑल प्रीएम्बल में है क्या, वो ये चीज़ बताएगा आपको, ठीक है। प्रीएम्बल में क्या है, आइडियाज़ दे रखे हैं, आइडियल्स दे रखे हैं इंडियन स्टेट के लिए, ठीक है। आइडियल्स दे रखे हैं इंडियन स्टेट के लिए, स्टेट के लिए कौन कौन से आइडियल्स दे रखे हैं भाई, सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, ठीक है। और बोला गया है कि अल्टीमेट, क्या बोला गया है कि अल्टीमेट जो सोवरेन पावर है वो किसके पास है, वो हम लोगों के पास है, पीपल के पास है, ठीक है। पहली चीज़ ही किससे शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और अगला देखो, और एक चीज़ और दे रखी, इनेक्टमेंट भी दे रखा है, इनेक्टमेंट क्लॉज, क्या डेट दे रखी है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949। और एक चीज़ और दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है, आइडियल्स दे रखे हैं सोसाइटी के लिए, आइडियल्स दे रखे हैं सोसाइटी के लिए, या बोल दूँ इंडिविजुअल्स के लिए। कौन कौन से आइडियल्स दे रखे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, समझ गए। ये अपना प्रीएम्बल। तो आपको मैंने इंट्रो दे दिया है प्रीएम्बल का कि प्रीएम्बल है क्या चीज़, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि अच्छे से पढ़ते हैं, अब जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है। तो पहले देख लो, थोड़ी यूटिलिटी देख लो कि इसकी यूटिलिटी क्या है, किसकी, प्रीएम्बल की, ठीक है। यूटिलिटी क्या है, ये डिक्लेयर करता है किसको, जो अल्टीमेट सोवरेन है इंडिया को, बता देता है कि जो वी द पीपल हैं, ठीक है, वो अल्टीमेट सोवरेन है, ठीक है, अल्टीमेट सोवरेन है, ठीक है, सारी पावर उन्हीं के पास है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो बताता है, डिक्लेयर्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। आइडियल्स और एस्पिरेशंस क्या है, आइडियल्स को मैं वैल्यू बोल दूंगा, एस्पिरेशंस को मैं बोल दूंगा गोल्स, ठीक है। अब आइडियल्स और एस्पिरेशंस तो पता है ना आपको, ऊपर लिखे हुए हैं भाई, ये मत कहना कि नहीं पता है, ठीक है, ये मत कहना कि नहीं पता है, एक बार बता दे रहा हूँ। आइडियल्स आ गए अपने सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। और एस्पिरेशंस में आ गए मेरे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। एक और यूटिलिटी दी हुई है इसमें, एक यूटिलिटी और क्या दी हुई है, यहाँ पे हमें बता रखा है कि एनेक्टमेंट की डेट भी बता रखी है। ओवरऑल मैंने क्या करा, मैंने जो ऊपर आपको पॉइंट्स में दे रखा है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं केस की साइड, पहले केसेस पढ़ लो, फिर वर्ड्स तो यार तुरंत बता दूंगा, ख़त्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इस प्रीएम्बल, क्या जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना, ठीक है। सोच समझ के बताना। तब तक मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा इसको। पहले मैं बताऊँगा ट्रेडिशनल लीगल स्कीम, ट्रेडिशनल लीगल स्कीम, और फिर बताऊँगा मॉडर्न के बारे में, ठीक है, मॉडर्न लीगल स्कीम, ठीक है। आपने सोच लिया होगा, आपका आंसर क्या आया, जो भी आया हो मैं बता दे रहा हूँ, बता देना, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना आपका आंसर क्या था, और टू बी ऑनेस्ट करना यस, ठीक है। पहले नहीं था लेकिन बाद में धीरे धीरे यस हो गया, ठीक है। तो पहली बार यूएस में आया था, ठीक है। यूएस में बोला गया था कि जो पहली बार यूएस में आया था, ठीक है, सबको पता है, बता दिया था मैंने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रीएम्बल है वो नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बोल दिया था कि ये एक डेकोरेटिव आइटम है। डेकोरेटिव आइटम क्यों बोला, क्योंकि इन द सेंस बोला गया था क्योंकि ये पहला पन्ना है, ये इंडेक्स है, और इंडेक्स को कोई नहीं पढ़ता। तुम लोग पढ़ते हो क्या इंडेक्स को अच्छे से प्रॉपर, नहीं पढ़ते ना, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया था, ठीक है। डेकोरेटिव आइटम है, ठीक है। फिर बोल दिया कि जो ये प्रीएम्बल है ये ना ही पार्टिसिपेट करता है पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में, ना ही ये पार्टिसिपेट करता है पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में, ना ही ये पार्टिसिपेट करता है रेगुलेशंस में, ठीक है। तो इसलिए
ना ही ये एनफोर्सेबल है और ना ही ये जस्टिसिएबल है, इसलिए ना ही ये एनफोर्सेबल है और ना ही ये जस्टिसिएबल है। तो इसलिए जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। एक बार रिवाइज कराता हूँ, क्या बोला, पहली बार यूएस में आया था ये, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक डेकोरेटिव आइटम है। फिर क्या हुआ था, फिर प्रियम्बल के लिए बोला गया कि जो प्रियम्बल है ना ही ये पार्टिसिपेट करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ना ही ये पार्टिसिपेट करता है रेगुलेशंस में, तो ना ही ये एनफोर्सिएबल है और ना ही ये जस्टिसिएबल है, और इसी के चलते जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर एक केस आता है, उसके बारे में बस देख लो, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, अलग से कलर में लिखेंगे। बेरूबारी यूनियन का केस है, बेरूबारी यूनियन कब का केस है, डेट भी बता दे रहा हूँ, 1960 का, ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आगे वो टेरिटरीज़ का बताऊंगा ना, स्टेट्स वगैरह का, तो इसको बताऊंगा मैं, ठीक है, इसका यूज़ होगा वहाँ पे, अभी से याद कर लेना। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ बस प्रियम्बल के रिगार्डिंग, आगे भी पढ़ना है ये। इसमें बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, सीधे सीधे बोल दिया, बल्कि ये है एक डेकोरेटिव आइटम। अब मॉडर्न स्कूल में आ जाओ, ठीक है, मॉडर्न लीगल स्कीम में आ जाओ। इसमें पहला ही केस लिख लेता हूँ, केशवानंद भारती केस। क्या, स्वानंद भारतीय केस, सबको पता है ना डेट कब का है, 1973 का, बहुत बढ़िया केस है भाई, सब पढ़ लेना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग आया हुआ था। बता दिया है तुम्हें, इतना बहुत है यार, तुम्हें धीरे धीरे एक्सपर्ट बना दूंगा, टेंशन मत लो। इसमें क्या बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बोल दिया गया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर इसके बाद एक और केस आया, ठीक है, एक और केस आया, उसमें बोला गया LIC का केस था, LIC 1995 का केस था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि जो प्रियम्बल है, इसमें क्या बोला गया, देखो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, इसमें बोल दिया गया था कि पार्ट है, और अगले वाले केस में बोल दिया गया कि हाँ भाई जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, ये दोनों केसेस में बोल दिया गया था। तो ओवरऑल आपको पता लग गया ना कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसे अमेंड भी कर सकते हैं हम, डिस्पाइट कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म ना पहुँचे, ठीक है, सही है ना। हाँ, और प्रियम्बल को अमेंड करा गया है, क्या करा गया है, वर्ड्स भी बताऊंगा, 3 वर्ड्स इंक्लूड करेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, अभी बता दूं क्या, चलो यार अभी सुन लो तुम। एक तो सोशलिस्ट को इंक्लूड करा गया है, ठीक है, एक वर्ड इंक्लूड करा गया है सोशलिस्ट को, और एक करा गया है सेकुलर को, और एक करा गया है इंटीग्रिटी को, ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं, ये इंक्लूड करे गए। और बता देता हूँ, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आज लेक्चर के लास्ट में 2-4 अमेंडमेंट एक्ट बता दूंगा आपको कि क्या क्या हुआ है, वो आप रट लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये पढ़ लिया ना आपने पूरा, देखो लॉज बता दिए मैंने, केसेस लॉज बता दिए, केस लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं भाई और आपको प्रियम्बल की डेफिनेशन दे दी कि प्रियम्बल है क्या, कैसे बना, वो भी बता दिया आपको मैंने, तो प्रियम्बल का बता दिया पूरा। अब बढ़ते हैं, जो वर्ड्स हैं उसको उठाते हैं, ठीक है, तो आइडियल्स को उठा लेते हैं। किसको किसको उठाएं भाई, किसी लड़की को ना उठाना है भाई, आइडियल्स को उठाना है, ठीक है। आइडियल्स आपको पता है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो पहला पॉइंट उठाते हैं उसका, सोवरेन, सो VER, स्पेलिंग बताओ तो कमेंट सेक्शन में लिखो तो, REIGN, यही होती होगी मेरे ख्याल से, करेक्ट कर देना अगर गलत हूँ तो, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। सोवरेन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री छोड़ो, कोई भी कंट्री ले लो, एनी कंट्री, कलर चेंज करो यार, एनी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री, एनी कंट्री जो कि ना ही आज की डेट में डोमिनियन हो, ना ही डिपेंड कर रही हो, ठीक है। मतलब ओवरऑल सोवरेन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट हो कंट्री, इंडिपेंडेंट हो कंट्री, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो कंट्री, ठीक है, और उसके पास हक हो कि वो एक्वायर कर सके कुछ भी, ठीक है, एक्वायर कर सके या सीड कर सके, और सीडा टेरिटरी, तो वो कंट्री को मैं बोलूँगा कि वो सोवरेन है। अब बताओ इंडिया सोवरेन है कि नहीं, हाँ भाई है, ठीक है। सोवरेन का मतलब समझ गया ना, कोई भी वो कंट्री, एनी कंट्री विच इज़ नेदर अ डिपेंडेंसी और नॉर अ डोमिनियन, ठीक है,
मतलब ओवरऑल क्या बोला जा रहा है कि वो कंट्री इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। ओवरऑल यही बोला जा रहा है कि सोवरेन का मतलब ओवरऑल क्या है कि वो कंट्री जो है मेरी वो इंडिपेंडेंट हो, किससे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। इसी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री सोवरेन है। अगला वर्ड उठाओ, सोशलिस्ट, ठीक है। सोवरेन का मतलब समझ गए ना, वेरी गुड, बच्चे होशियार हैं। अगला वर्ड उठाओ, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब अलग है और हम जो फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को। ये भी लिख दे रहा हूँ ऊपर ही, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। हम किसको फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को। आप पूरी हिस्ट्री जान लो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा बताऊँगा, ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। तो देखो यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसएसआर जो सोशलिस्ट है ये यूएसएसआर से लिया गया है। यहाँ पे एक अपने बहुत बढ़िया वो थे भाई इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम है कार्ल मैक्स, सबने नाम सुना होगा यार कार्ल मार्क्स का। इसने कंसेप्ट दिया था कि अगर इकोनॉमी फिक्स है, अगर इकोनॉमी फिक्स है तो ठीक है, तो फिक्स जस्टिस होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बोला गया था कि कार्ल मार्क्स ने बोला गया कि जो हमारी सोसाइटी है उसको डिवाइड कर दूँ हैव्स और हैव्स नॉट में, ठीक है, हैव्स और हैव्स नॉट में। इनके साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है, इनके साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है, एक के पास ज़्यादा है एक के पास कम है, ऐसा क्यों है भाई, एक के पास ज़्यादा है और एक के पास क्यों कम है, ठीक है। इन्होंने ये बोला था ओवरऑल इसमें कार्ल मैक्स ने, ठीक है। तो इससे 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि क्या बोला गया था कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैसा इंडिया में है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला गया था इन्होंने कि जो सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी, मेरा ज़्यादा जूम कर रखा है क्या मैंने, पेज तभी मोटा चल रहा है, जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन देगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, शुड बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट। क्या ऐसा है इंडिया में, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातें तो गलत हो गई। क्यों, अब ऐसा क्यों नहीं है, तो ओवरऑल क्या है, जो ए एंड बी है, जो मैंने ऊपर ए एंड बी है लिखे हैं, वो इंडिया में क्या अप्लाइड होते हैं क्या, नहीं भाई बिल्कुल नहीं होते हैं। तुम भी बताओ, क्या किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है क्या, तुम्हारे पास नहीं है क्या, है ना भाई, तो बिल्कुल है, गारंटेड है। क्या तुम्हारा इनकम वगैरह जो है, प्रोडक्शन वगैरह, वो स्टेट कंट्रोल कर रहा है क्या, तुम्हारी फैमिली का हेड ही तो कंट्रोल कर रहा होगा ना वो चीज़ें, इतना तो समझते हो ना बात को। तो यही है बस। तो ए एंड बी को क्या फॉलो कर रहा है, तो जो ये हैं ये अप्लाइड नहीं है इंडिया में। क्यों, क्योंकि ये रिजिड है और हमारी इकोनॉमी के कारण, ठीक है, इकोनॉमी के कारण, ठीक हो गया, इसलिए। तो इससे ये निकल के आता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया, क्या बोला गया भाई, राजा तो सुप्रीम कोर्ट ही है, बता दिया था ना मैंने। तो एससी ने बोला गया कि जो हम हैं वो अलग स्टैंड में खड़े होते हैं सोशलिस्ट के, हम जो हैं अलग स्टैंड में खड़े होते हैं सोशलिस्ट के, वो सोशलिस्ट अलग है, और जिस सोशलिस्ट में हम खड़े होते हैं वो स्टैंड अलग है। जिसमें हम खड़े होते हैं वो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का मतलब है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ठीक है। ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि रिलेशन पढ़ेंगे हम पब्लिक में, प्राइवेट में और पब्लिक प्राइवेट में, ठीक है। इनका जो है इकोनॉमिक पैटर्न जो है वो सेम है भाई, फिक्स रहता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक पैटर्न से फिक्स नहीं है, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल इससे मुझे क्या करना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है। अब वेलफेयर स्टेट क्या है भाई, देखो वेलफेयर स्टेट वो है जो इक्वल है, ठीक है, जिसके पास इक्वलिटी है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास एजुकेशन है, ठीक है, जहाँ पे डिजीज़ नहीं है और जहाँ पे हंगर का इशू नहीं है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग भी वेलफेयर स्टेट वही होगा ना, जहाँ पे इक्वलिटी होगी, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जहाँ पे एजुकेशन होगा, जहाँ पे डिजीज़ नहीं होंगी, जहाँ पे हंगर लेवल 0 होगा, ठीक है, वही होगा ना। तो एससी ने स्टेट करा, किसने, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, स्टेटेड कि जो एम है, एम ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, जो एम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का वो है कि हम इरेडिकेट करें। इरेडिकेट किसे करें भाई, जितने भी ऊपर फैक्टर लिखे हुए हैं, इरेडिकेट करें किसको, पॉवर्टी को, हंगर को, इग्नोरेंस को और इनइक्वालिटी को, ठीक है, अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, हाँ ठीक है, ये बोला गया।
और जो ये वर्ड सोशलिस्ट है मैंने आपको बहुत बता दिया, इतना कहीं नहीं मिलेगा आपको कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है। सोशलिस्ट में सीधा सीधा ये लिखा होता है कि जो सोशलिस्ट वर्ड है ये ऐड करा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। अब आप पढ़ोगे, एक क्वेश्चन तो सबके मन में आया होगा ना, लेकिन ये टर्म पता है बुक में नहीं मिलता, ठीक है। यही तो वो फ़ायदा नहीं रहता यार कि तुम बुक से पढ़ रहे हो और तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान है, ठीक है, ये फ़ायदा नहीं रहता। तो लेकिन मुझसे पढ़ रहे हो भाई तो मैं पूरा बताऊंगा इसका मतलब है क्या, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया इसको। अब ये क्यों 19, वाई नॉट इन 1950? ऊपर पढ़ा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, रुक जाओ दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये पढ़ा ना भाई, अरे क्या हो गया, अरे भाई साहब ये पढ़ा ना तुमने कि ये अडॉप्ट कब करा गया है, अडॉप्ट कब करा गया 1949 को, और जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब आया था 1950 में आया था ना। तो ये जब तुमने पढ़ा तो तुमने ये नहीं सोचा कि ये इसको उसी टाइम क्यों नहीं ऐड करा गया होगा, इसकी नीड बाद में क्यों पड़ी गई होगी। तो इसका रीज़न समझ लो, कोल्ड वॉर चल रहा था, हिस्ट्री का फैक्टर है, मुझे पता हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ। कोल्ड वॉर चल रहा था किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो जो यूएसएसआर था भाई तुम्हें पता होगा पहले से ही इंडिया के क्लोज रहा है, क्लोजर टू इंडिया, ठीक है, पहले से ही क्लोजर रहा है, नेवर एंडिंग फ्रेंडशिप, ठीक है, क्लोजर टू इंडिया रहा। और वहाँ के जो लीडर थे वो क्लोज टू सोशलिज्म थे, ठीक है। और जो यूएसएसआर थे, जो लीडर्स थे वहाँ के, वो फाइट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, फाइट अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है। तो देखो उस टाइम पे इनके दोस्त हुआ करते थे, क्लोज टू सोशलिज्म थे, इनके दोस्त थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, पता होगा ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी ने रिजेक्ट कर दिया था सोशलिज्म को। इन्होंने रिजेक्ट क्यों करा था सोशलिज्म को, इन्होंने बोला कि हम कौन होते हैं भाई कि किसी की इकोनॉमी को फिक्स करें, ठीक है, हम कौन होते हैं कि किसी की इकोनॉमी को फिक्स करें, और जो वेलफेयर स्टेट है उसकी डेफिनेशन बदलती रहेगी, ठीक है। तो इस चक्कर में नहीं करा गया। लेकिन फिर जब इंदिरा गांधी जी आई 1976 में, तो आपने देखा होगा क्या हुआ था, बताओ इमरजेंसी लगी थी। तो उस टाइम पे और फिर क्या हुआ था, इमरजेंसी के साथ साथ 1991 में अपनी इकोनॉमी बहुत बुरी सफ़र करी थी, और न्यू इकोनॉमिक एलपीजी आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसके चक्कर में फिर जो 1976 में इमरजेंसी वगैरह भी लगी थी, उसी चक्कर में इसको ऐड करा गया, ठीक है। समझ गया ना क्यों ऐड करा गया, समझ गए होगे, अब तो समझ गए होगे भाई कि क्यों ऐड करा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बता देता हूँ सोशलिस्ट के उसमें, ठीक है। सोशलिस्ट के उसमें प्रोविजंस बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ दे रखे हैं प्रोविजंस, ठीक है। प्रोविजंस पढ़ लेना यार, प्रोविजंस आते हैं ना कभी कभी, यही चीज़ें पूछ लेती हैं। तो पहला जो प्रोविजंस है वो डीपीएसपीज़ में है। डीपीएसपीज़ में किस किस में दे रखा है, लिख ले रहा हूँ, पूरा लिखूंगा, टेंशन मत लिया करो। पहला दे रखा है 39B में, वैसे आप आगे पढ़ोगे लेकिन मुझे याद है तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, कहाँ होता है ऐसा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है भाई, क्लियर बोलो ना। 39C में क्या बोला गया है कि नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, क्या ऐसा होता है, वेल्थ एक ही के पास तो जा रही है, नहीं होता ना भाई, क्लियर बोलो, नहीं होता। और तीसरा देखो 43 में क्या है कि जो वर्कर्स होंगे उनका मैनेजमेंट की जो अथॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। जो वर्कर्स होंगे अगर उनको कुछ डैमेज वगैरह होता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे जो कंपनी में काम कर रहे होंगे वो देखेगी, ठीक है। कैसा होता है, नहीं होता, मोस्टली बहुत रेयर होता है, पैसों से मैटर सारे दबा दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म सोशलिज्म प्लस गांधीयन सोशलिज्म को मिलके बना हुआ है, ठीक है। अपना सोशलिज्म ये है ओवरऑल, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट पढ़ लिया, डीपीएसपीज़ में पढ़ लिया ना, हाँ। अब दूसरी साइड भागो। दूसरी साइड फंडामेंटल राइट्स में बोला गया है। अब ये तो भाई होना ही होना है, इसमें बोला गया है 21A को
21 में बोला गया है राइट टू एजुकेशन है। हाँ ये सबको है, 0 से कौन सी एज तक के है, 0 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन को नेसेसरी कर दिया है, ठीक है। अब तीसरा है, ठीक है, इतना पढ़ लिया ना। और एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये भी सही है भाई। जो टैक्सेशन पॉलिसी है इंडिया की ये सही है। इंडिया किसको फॉलो करता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टैक्स के। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर तेरी इनकम बढ़ेगी तो तू टैक्स भी बढ़ा के ही देगा। इससे गवर्नमेंट एम क्या कर रही है, वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। समझ गया ना, ओवरऑल समझ गया ना। अब देखो पढ़ा दिया मैंने, सोशलिस्ट पूरा हो गया। सोवरेन में तो कुछ भी नहीं था। सोवरेन का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री जो है वो फ्री होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के उस पर दब के ना रहनी चाहिए कि किसी का पार्ट ना हो, ठीक है। एनी कंट्री, ठीक है, समझ गया ना, एनी कंट्री नेदर डोमिनियन ऑफ द स्टेट्स और डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, डिप्लोमेसी, ठीक है। यही है सोशलिज्म, सोवरेन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेदर डोमिनियन नेदर डिपेंडेंसी, ठीक है, यह है सोवरेन। फिर सोशलिस्ट का मतलब देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है। सोशलिस्ट का मतलब ओवरऑल क्या है कि सोशलिस्ट बताता है कि जो ये है कि, ठीक है, क्या सोशलिस्ट हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। इसमें हम क्या बात करते हैं कि सबके पास शेयर इक्वली बाई सोसाइटी होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कैसा होता है, बेसिकली नहीं होता, ठीक है। इतना बड़ा बता दिया मैंने तुम्हें पूरा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है कि हम वेलफेयर स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, और वेलफेयर स्टेट क्या है, जहाँ पे इक्वलिटी हो, अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशन हो और डिजीज़ ना हो और हंगर फ्री हो, ठीक है। ये होता है सोशलिस्ट, ठीक है। अब इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ सेकुलर में। समझ गया ना इतना भाई, सेकुलर इंपॉर्टेंट है। सेकुलर इवन रिसेंट में न्यूज़ में ही बना हुआ था। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकुलर पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, आओ सेकुलर्स पे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा मेरे ख्याल से, इस पन्ने में आ जाएगा। दोबारा चूँगा ना, कैसे लिख रहा था मैं, कौन से कलर से लिख रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं PDF आपको दे दूंगा ना लास्ट में। तीसरा है मेरा। अब ये है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये है क्या, ये आपको पता है ना, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है सब क्या, ये आइडियल्स हैं। आइडियल्स क्या हैं, आइडियल्स बोलूँ या वैल्यूज़ बोलूँ। सोवरेन पढ़ लिया, सोशलिस्ट पढ़ लिया, अब सेकुलर की साइड पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेकुलर क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, क्या इंडिया आपके हिसाब से सेकुलर कंट्री है भाई। हाँ, सेकुलर मतलब ये है कि कोई भी एक बेसिक रिलीजन ना हो, ठीक है, एक बेसिक रिलीजन के ऊपर ज़्यादा वो ना हो, ठीक है, कि हम एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे ही ना। ये होता है सेकुलर का मतलब, ठीक हो गया, समझ गए ना। सेकुलर का मतलब है, वैसे तो बाद में नेगेटिव बोला जाता है इसे कि ये नेगेटिव कंसेप्ट है, लेकिन हमने इसे पॉजिटिव बोल रखा है। क्यों, क्योंकि नॉट कंसर्न विद रिलीजन्स, नॉट कंसर्न्ड विद रिलीजन्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो अभी तक नहीं है, ठीक है। सेकुलर का मतलब वही है कि जो है स्टेट, जो है स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, कि स्टेट के पास खुद का कोई रिलीजन ना हो, ठीक है, यही है इसमें, ठीक है। तो सेकुलरिज्म में थोड़ा बहुत और देख लो, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये क्या है, एक वे है लाइफ का, ठीक है। वे ऑफ लाइफ, कैसा वे ऑफ लाइफ, रेशनल, पूजा पाठ वाला रेशनल वे ऑफ लाइफ, वे लिख लेना, ठीक है। और क्या है, इंडिया के उसमें पढ़ लो, इंडिया में जो है नो सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में देख लो ना भाई, ये स्टेट है, ये रिलीजन है और ये इंडिविजुअल है। तो इसकी साइकिल चलती रहती है, बस ऐसे ऐसे घूमती रहती है। रिलीजन जो स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, फिर इंडिविजुअल रिलीजन पे डिपेंड करता है, रिलीजन स्टेट पे डिपेंड करता है। यही है बस सेकुलरिज्म, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, थोड़ा डिफरेंस देख लो। हाँ, एक चीज़ और, जो वर्ड सेकुलरिज्म है इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है 1976 के, समझ गए ना, ये होता है। अब देखो यार, इन चीज़ों में इतना लिखने के लिए कुछ नहीं है। मैं आंसर राइटिंग कर रखी है मैंने, और वो आंसर जो है एवोल्यूटेड हैं,
उसको मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो प्रियम्बल की सीरीज़ के बाद एक वो लाएंगे वीडियो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। सेकुलर पढ़ लिया ना आपने। एक चीज़ और देख लो, वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर क्या है, ठीक है। जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है भाई वो नेगेटिव कंसेप्ट है, पहले ही बोला था ना मैंने, नेगेटिव कंसेप्ट मानते हैं। इंडिया के उसमें ये पॉजिटिव है, ठीक है। और बोलो ठीक है। इसमें इंटरफेरेंस होता है स्टेट का जब रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इंडिया के केस में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजन में जब रिक्वायर हो, ठीक है, रिक्वायर हो। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता स्टेट का रिलीजियस मैटर में, ठीक है। समझ गए ना, समझ गए, हाँ। और यहाँ पे अलग अलग पर्सनल लॉज भी हैं भाई, हिंदूज़ का है और उसका है, लेकिन जो ये पर्सनल लॉज हैं इनको पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जाता उत्तराखंड के केस में, क्योंकि वहाँ पे यूसीसी लग गई है, समझ गए। और यहाँ पे क्या गया है कि एक सिंगल कोडिफाइड लॉ है, सिंगल कोडिफाइड लॉ है, और यहाँ पे पर्सनल लॉज भी हैं, ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी में, समझ गए, यही सब है, ठीक है, समझ गया ना। और यहाँ पे क्या है कि पब्लिक पॉलिसी नहीं है, और यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी है भाई, यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है कि जैसे एक, हाँ, ट्रिपल तलाक केस देख लो, जैसे जो गर्ल्स थी उनके साथ गलत हो रहा था मुस्लिम कम्युनिटीज़ की, उनका पति तलाक 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 बोले और शादी वहीं पे ख़त्म, ठीक है। और सबरीमाला केस देख लो, सबरीमाला केस में क्या था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे वुमेंस की एंट्री नहीं थी, कहाँ पे नहीं थी भाई, टेम्पल्स में। तो ये सब जो है पब्लिक पॉलिसी से हैं, और गवर्नमेंट स्टेट यहाँ पे बीच में आया और उसने लॉज बनाया और बोला गया कि ये गलत है, ठीक है। तो सेकुलर का मतलब भी समझ गए आप, ठीक हो गया ना, हाँ, ठीक है ना, हाँ। एक चीज़ और देख लो इसमें, सेकुलर में थोड़े बहुत पॉइंट और बता दूँ। जो इंडिया है वो ना ही रिलीजन है और ना ही इरिलीजन है, नेदर रिलीजन और इरिलीजन, बट ये एक फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के पास ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक टर्म बोला जिसका मतलब है जो इंडिया फॉलो करता है सर्व, कलर बदल के लिखूंगा, ब्लैक से नहीं, इससे लिखना है, चलो, सर्व धर्म, सर्वधर्म संभवा, ठीक है। मतलब सारे रिलीजन एक्सेप्टेड है इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ लिख देना जब भी आंसर लिखो इससे रिलेटेड, ठीक है। समझ गए ना, सेकुलर का मतलब भी समझ गए होगे अब तो। अब पढ़ते हैं चौथे किस पे पढ़ें, जल्दी बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, काश मैं लाइव ले रहा होता क्लास। जब ज़्यादा जने होंगे तो बताना यार, एक दिन क्लास लाइव करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथी वैल्यूज़ की साइड को। चौथी वैल्यू क्या बोली थी मैंने, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब तो सबको ही पता होगा यार, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, अगर इसका मतलब ही नहीं पता फिर तो ख़त्म हो तुम, ख़त्म क्या हो बेटा, ख़त्म हो, ख़त्म। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जब जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है, कलर चेंज करना भूल जा रहा हूँ, जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है वो किस में लाई करे, वो पीपल में लाई करे, ठीक है, पीपल में लाई करे, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो है वो वर्ड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेमो प्लस क्रेटोस। इसका मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल प्लस टू रूल, ठीक है, पीपल प्लस टू रूल, ठीक है, वही है, लोग जहाँ पे रूल करें। अब ये दो टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे गवर्नेंस में, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक लोग जो हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं और वो डे टू डे लाइफ में पार्ट करता है, डे टू डे लाइफ में गवर्नेंस करता है, ठीक है, डे टू डे गवर्नेंस करता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल हो गया इंडिया। हमने मोदी जी को बना रखा है ना, वो कर तो रहे हैं डे टू डे लाइफ में गवर्नेंस, हम जो क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, समझ गए, हो गया। अब बढ़ते हैं पाँचवीं अपनी किस में, पाँचवीं किस में बताओ यार, पाँचवीं वैल्यू में, ठीक है। पाँचवीं वैल्यू क्या है अपनी, रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक।
रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ओवरऑल इसमें एक वर्ड लिख लो कि हेड कैसे इलेक्टेड होता है, वो है रिपब्लिक का मतलब, हाउ द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, बेसिकली या तो कोई और अदर चीज़ होगी, एनीथिंग बोल दो, या इलेक्शन ही होंगे भाई। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये मेंटेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड पीपल। ठीक है, और क्या बोलता है कि जो सारे पब्लिक ऑफिसेज हैं वो ओपन है। ठीक है, मेंटेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड स्टेट, और बोलता है कि जो सारे जो वो हैं, क्या कहते हैं, ऑफिसेज हैं, वो ओपन है किन के लिए, सारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए। ऑल ऑर्डिनरी सिटीजन्स आ सकते, क्या ऐसा है रियलिटी में? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो समझ गए ना, इतना ही था। तो अपनों ने पढ़ लिए सारे, क्या पढ़ लिया अपनों ने सारी वैल्यूज़ पढ़ ली। ठीक है, आइडियल्स और वैल्यूज़ वही बात है, समझ गए। अपनों ने पूरा वो पढ़ लिया, आइडियल्स पढ़ लिए, एक साइड की बात कर ली अपनों ने कौन सी साइड कंप्लीट कर ली, मैंने बनाया होगा, अपनों ने ये वाली साइड कंप्लीट कर ली। अब अपनों को ये वाली साइड कंप्लीट करनी है, गोल्स। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, अब बात कर लेते हैं चलो गोल्स की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोल्स की। अरे ब्लैक पेन ले ले मेरे ताऊ, लेक्चर यार 41 मिनट का हो गया ही भाई। अब बात कर लेते हैं एस्पिरेशंस की। मैंने बोला था यार एक लेक्चर में ये 1 घंटे प्लस जाएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आगे के लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। एस्पिरेशंस और गोल्स, ठीक है, कौन कौन से हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, पहला डाल भाई, जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब बेसिकली यही है कि हम फेयरली ट्रीट करें सबको, फेयरली ट्रीट करें सबको। रूल ऑफ लॉ हो गया इसका एग्जांपल, फेयरली ट्रीट करें सबको सोशल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे और पॉलिटिकल बेसिस पे। ठीक है, ठीक हो गया ना। हाँ, यही है इसका मतलब। और जो ये वर्ड है इसको लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है 1917 से 1923। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, टेंशन मत लो आप, आपको इतना कुछ नहीं लिखना है इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं, एक यहीं पे और बता देता हूँ जिनके टर्म्स आपने आगे पढ़ने हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है, तो मैं ये यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब से कब तक का टाइम पीरियड है, बताओ जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए यार। मैंने गलत बताया था तब, मुझे याद है जब मुझसे पूछा था 1789 से 1794, तब मुझे याद है, ये अभी तक याद है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी वर्ड्स लिए गए हैं, कौन कौन से लिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, ठीक है, अब देखो फ्रेंच में इनका मोटो क्या है, ईगैलिटी, और इंडिया में इनका क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अब एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ कि ये पूछ सकते हैं, इसलिए कलर चेंज करके लिख ले रहा हूँ। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में है, मुंडका उपनिषद में, याद रखना। ठीक है, समझ गया ना, जस्टिस समझ गया ना कि सबको फेयरली ट्रीट करना। भाई क्या ही बताऊँ इससे अलावा यार, सबको पता ही होगा, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। ज़्यादा क्या ही घुसना है इसमें, जब छोटे छोटे टर्म है उनका उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, तो उसके अंदर घुस के ज़्यादा फायदा ही है। अब दूसरा है लिबर्टी। ठीक है, जस्टिस लिबर्टी में आ गए, ये क्या है मेरे सब, ये गोल्स हैं। ठीक है, लिबर्टी का बेसिकली मतलब क्या है कि तुम्हें आज़ादी हो, मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। ठीक है, यही तो है इसका मतलब। ठीक हो गया। हाँ, किस किस में हो भाई, तू अपने थॉट्स ले, तेरे को अपनी इक्वलिटी मिले, तेरे अपने बिलीव्स हो, तू अपने मर्जी आदमी को ऊपर फेथ रखे, तू अपनी मर्जी से किसी को वर्शिप करे। ठीक है, समझ गया ना। अब देखो ये जो बिलीफ, फेथ और वर्शिप है, ठीक है, ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स में भी कवर हैं, आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है, ठीक है, और आर्टिकल, और जो ये मेरे थॉट और एक्सप्रेशन हैं, ये भी मेरे आर्टिकल 19 में कवर हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इन्हें। ठीक है, समझ गए ना, यही है इसमें बस। लिबर्टी पढ़ लिया ना। हाँ, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, अब तीसरा है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या है, देख लो,
इक्वलिटी मतलब यार सबको पता है यार, कैसी बातें कर रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट जो है अपॉर्चुनिटीज़ है सबको भाई, डिस्क्रिमिनेशन आगे जाके पढ़ेंगे कि कई बेसिस पे होता है, ठीक है। उसका नाम है रिजर्वेशन। स्टेट देता है, कौन सा आर्टिकल में देता है, 15 क्लॉज 4 में, मुझे याद है, आगे आगे आपको ही पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। इक्वलिटी मेंटेन रखे स्टेट भाई, यही है चौथा, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ, बस। चौथा वर्ड क्या है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी, इसका मतलब क्या है, फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ वननेस, सेंस ऑफ वननेस और बिलोंगिंगनेस, कि जितने भी लोग हैं भाई वो सभी एक सॉइल से बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंगिंग टू वन सॉइल, वन सॉइल, ठीक है। और क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्रेटर्निटी में एक चीज़ और बोली जाती है, यही बिलोंगिंगनेस में, डेस्टिनी, डेस्टिनी इज कलेक्टिव, समझ गए। और क्या है इसमें, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। जो ये वर्ड है इसमें एक चीज़ और आती है, इंटीग्रिटी। इसमें देखो डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। और आती है यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है टुगेदरनेस। और आता है मेरा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है बाउंड्री कंसेप्ट। इसको ऐड करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। पढ़ लिया सब, इतना ही था, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, डेस्टिनिटी, डेस्टिनी, यूनिटी और इंटीग्रिटी मिल के बनाती हैं मेरा क्या, नेशन, ये है, ठीक है। समझ गया ना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं अपनी साइड से तो पूरा बता चुका हूँ, देख लो एक बार, बढ़िया तरीके से पता है यार तुम्हें, टेंशन मत लिया करा करो तुम किसी भी चीज़ की, ठीक है। तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बता दिया, तुम्हें सब तो बता रखा है यार मैंने, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, डेमोक्रेसी में भाई देखो, बाद में आने वाले टाइम में डेमोक्रेसी कहाँ गई, डेमोक्रेसी से मुझे कुछ याद आ गया जब मैंने बोला। इसमें देखो दो चीज़ें, जो आइडिया है डेमोक्रेसी का वो सिक्योर कैसे है, एक तो हमने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को ऐड वो कर रखा है, जो कि आर्टिकल 325 के अंदर में है, ठीक है। और अडल्ट सफरेज को कर रखा है, ये मेंटेन करते हैं डेमोक्रेसी को, जो कि 18 से है। जो अडल्ट सफरेज है ये एज बेस्ड है, कि मतलब 18 साल से ऊपर वाला जो भी है वो वोट दे सकता है। और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है उसको रेस, रिलीजन, कास्ट या कलर के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो वोट दे सकेगा, ठीक है। यही है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और अडल्ट सफरेज, ठीक है। डेमोक्रेसी में ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जस्टिस का मतलब बता ही दिया कि कहाँ से ले रखा है। जस्टिस का मतलब वही है भाई कि फेयरली ट्रीट करें सबको, ठीक है। सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, ये सब आ गया, समझ गया ना। हाँ, जस्टिस कौन कौन से आर्टिकल में मेंटेन है, देखो एक तो 15 आर्टिकल में मेंटेन है, ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में सब पढ़ना है, ठीक है। कि इसमें क्या बोला गया है आर्टिकल 15 में, कि डिस्क्रिमिनेशन जब है उसको प्रोहिबिट करता है, किस में, पब्लिक मैटर्स में, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में उसको प्रोहिबिट करता है। और आर्टिकल 38 भी है, जो कि DPSPs में पढ़ेंगे, तब मैंने ज़्यादा डिटेल्स में बोला नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप पढ़ोगे ना तो आप खुद कंसेप्ट को रिलेट करोगे, समझ गए। इक्वालिटी का भी मतलब बता दिया कि प्रिविलेज ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ, ठीक है। और फ्रेटर्निटी का मतलब भाई है सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, तो बस यही है भाई अपना, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सही है। इतना ही था इसमें, सही है। प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, ये आपको मैंने बता दिया है। और आपको इवन यही पता लग गया होगा कि अमेंड होके ही 3 वर्ड्स को जोड़ा गया है, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, हाँ भाई, ऑफ कोर्स यस। और उसी से ही 3 वर्ड जोड़े गए हैं, कौन कौन से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, समझ गया ना। हाँ, बस यही था,
और क्या बताऊँ इसके बारे में, और तो सब बता चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सब बता चुका हूँ आपको। यूटिलिटी भी बताई दी मैंने, सिग्निफिकेंस भी बताई दिया, ठीक है। हाँ अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी, लिमिटेशंस, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखे होंगे यार, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेड एप्लीकेशन है प्रीएम्बल की, लिमिटेड एप्लीकेशन है। लिमिटेड एप्लीकेशन का मतलब कि जो प्रीएम्बल है वो डेली बेस पे कहाँ यूज़ होता भाई, तुमने देखा है क्या कि डेली बेस पे प्रीएम्बल यूज़ हो रहा है? प्रीएम्बल खाली एक तरीके का सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोर्स भी नहीं बोल सकता हूँ मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का इंडेक्स है, एक तरीके का इंडेक्स है, ठीक है। लिमिटेड एप्लीकेशन है मतलब ज़्यादा प्रॉपर यूज़ नहीं है डे टू डे बेसिस पे। और क्या है, ना ही ये जस्टिसिएबल है और ना ही ये इसके पास कोई ओवरराइडिंग पावर है, नो ओवरराइडिंग पावर, समझ गए? हाँ, ये तो मैंने केस में ही बोल दिया था कि उन्होंने यही कह के तो बोला कि ना ही ये जस्टिसिएबल है ना ही ये एनफोर्सेबल है, तो ये बेस उसका पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और ना ही ये सोर्स है, नॉट द सोर्स ऑफ सब्सटेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। ना ही ये सोर्स है, ना ही ये देखता है कि ये लिमिटेशन लगाता है। मतलब क्या है इसका कि ये लिमिटेशन जो क्या लगाता है यार की पावर्स में, किसकी पावर्स में लिमिटेशन लगा रहा है भाई? ये एग्जीक्यूटिव की पावर में लगा रहा है क्या? लेजिस्लेचर की पावर में लगा रहा है क्या जुडिशरी की पावर में लगा रहा है? किसी की भी पावर में लिमिटेशन नहीं लगा रहा। तो ओवरऑल इसकी लिमिटेशन यही है कि ये लिमिटेड एप्लीकेशन यूज़ नहीं होता ज़्यादा, नॉट जस्ट, ना ही जस्टिसेबल है ना ही इसके पास कोई ओवर राइडिंग पावर है। तो बस यही है भाई प्रीएम्बल में, और कुछ भी नहीं है प्रीएम्बल में, ठीक है। और क्या पढ़ोगे आप? और तो मुझे ऐसा लग रहा है सब बता चुका हूँ मैं। अडॉप्ट कब हुआ था बता ही दिया ना, 26। हाँ थोड़ा वो देख लेता हूँ, कहीं जगह खाली है, अगला पेज ले ले यार। अगले पेज में मैं सोच रहा था अच्छे से बताऊँ, यहाँ पे खाली है ना? हाँ यहाँ पे लिख ले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब करा गया था? 26 नवंबर 1949 को करा गया था। सारी चीज़ आई नहीं थी जब अडॉप्ट करा गया था, तो क्या क्या चीज़ें आई थी? एक सिटीजनशिप का कंसेप्ट आ गया था, एक इलेक्शंस आया था, और एक आया था, और क्या आया था यार, पार्लियामेंट के बारे में आया था, और भी बहुत चीज़ें आई थी। बस ये चीज़ें मेन है, लिख लो भाई। और फिर पूरा कंप्लीट कब आया था? पूरा कंप्लीट कब आया था? 26 जैन 1950 को आया था कम्प्लीटली। और यही डेट क्यों चुनी गई थी? क्योंकि जो गांधी जी थे भाई, वो उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, और इसी दिन को भाई पूर्ण स्वराज नाम से ही बनाया जाता है। क्या? पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज क्यों? क्योंकि एक लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी, इसको मैं पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा इसको, टेंशन मत लो। लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी 1929 में, ठीक है। तो उसके कारण इस डेट को चुना गया है, ठीक है। गांधी जी ने वो कर लिया था ना, वो कर लिया था क्या, फास्ट रख लिया गया था। और एक डेट और मार्क करो, ये पूछा जा सकता है कि 26 नवंबर से, जो 26 नवंबर है 2015 से, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, 2015 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, 26 नवंबर को। तो आपको बेसिक मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी भाई, सारे आपको वैल्यूज़ पढ़ा दी, आपको इवन वही पढ़ा दी मैंने, वैल्यूज़ पढ़ा दी आपको पूरी मैंने, गोल्स पढ़ा दिए, ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में ओवरऑल सब पढ़ा दिया आपको मैंने, समझ गए? कहाँ से चलो था ये वाला, यहाँ से चलो था भाई, समझ गया ना? कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, पक्का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा वो कर दूं कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हमने कैसे पढ़ना है, ठीक है। कई लोग बोल रहे होंगे कि आपने हमें एक्ट्स वगैरह नहीं पढ़ा है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो मैं हिस्ट्री की क्लासेस में लूँगा, वो इसका पार्ट नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो सिपॉय म्यूटिनिटी हुई थी 1858 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो सब पोर्शन वहीं कवर होगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में कैसे पढ़ेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया अपना, प्रीएम्बल हो गया, केसेस डिस्कस कर लिए भाई, वैल्यूज़ बता दी मैंने, प्रीएम्बल्स की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, और मैंने वो सब बता दिया आपको कि क्या क्या है, समझ गए? और ऐसा कुछ भी नहीं है यार इसमें, कि इतना कुछ वो भी नहीं है भाई, जब बोल दिया है पहले ही बोल दिया गया है कि कुछ नहीं है ये। प्रीएम्बल मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक लेक्चर में ख़त्म करूँगा। प्रीएम्बल है क्या? आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, एन ए पालकेवाला जी ने बोला, अमेरिका से अडॉप्ट करा गया, बस यही सब चीज़ें हैं इसमें। और हमने इसमें वो भी पढ़ लिया भाई, कीवर्ड्स भी पढ़ लिए,
बस, और क्या पढ़ना था हमने, और सब हो गया। ठीक है, सही है ना। वैल्यूज़ भी पढ़ लिए, गोल्स भी पढ़ लिए। अब गोल्स क्या क्या हैं, गोल्स होगा अपने जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और वैल्यूज़ क्या क्या हो गई, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सेकुलर। ठीक है, ये सब हो गई, ये सब पढ़ लिया ना। तो प्रियम्बल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये नोट्स में दे दूंगा आपको, एक बार पढ़ लेना। अब आगे वाले लेक्चर्स का मैं आपको वो बता दूँ फॉर्मेट भाई कि आने वाले लेक्चर्स में कैसे पढ़ेंगे हम। कुछ ही दूंगा, थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। तो देखो, सबसे मेन बात तो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लेना भाई। थोड़ा लेक्चर लंबा जा रहा है, सुन लेना, ये नहीं कि छोड़ के भाग रहे हो यहाँ से। 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल हैं। अब थोड़ा बहुत बताऊंगा बस। पहले शेड्यूल में क्या है, बेसिकली जो पहला शेड्यूल डील करता है वो स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करता है। ठीक है, दूसरा शेड्यूल किससे बिलोंग करता है, अलायंस से करता है। ठीक है, अलायंस प्रिविलेजेस, जो अनॉलमेंट्स दी जाती हैं, किस किस को दी जाती हैं, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, ठीक है, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, और किस किस को दी जाती हैं, चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और किस किस को दी जाती हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ठीक है, इससे बात करता है ये। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल। अब थर्ड शेड्यूल में बात करते हैं हम ओथ की। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में हम बात करते हैं ओथ की। ओथ किस किस को दी जाती है, यूनियन प्लस स्टेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, जो पार्लियामेंट में जा रहे होते हैं कैंडिडेट्स उनको, पार्लियामेंट के मेंबर्स को प्लस स्टेट लेजिस्लेचर को, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के प्लस हाई कोर्ट के, और कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल को। ठीक है, ये शेड्यूल्स हैं। हाँ, जो ये लिख रहा हूँ 1 2 3 कहीं वो मत समझना ना कि न्यूमेरिक लिख रहा हूँ। फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं। जो फोर्थ शेड्यूल है वो डील करता है राज्यसभा में राज्यसभा में, ये क्या हो गया, अरे नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, यही तरह यूज़ नहीं होगा अभी। राज्यसभा में सीट एलोकेशन से। ठीक है, जो फिफ्थ शेड्यूल है वो डील करता है किससे, ये एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किस एरिया में, शेड्यूल एरियाज़ में एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में। ठीक है, हाँ ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल तक हो गया। सिक्स शेड्यूल में बात करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है ट्राइबल एरियाज़ में। ठीक है, किस किस स्टेट्स में, 4 स्टेट्स हैं भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम में। ठीक है, 6 शेड्यूल यहाँ पे लिख दिए। 7वें शेड्यूल की साइड पढ़ते हैं। 7वें शेड्यूल्स में मेरी लिस्ट है। ठीक है, कौन सी लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, और कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। अब बताना कितने कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कल वाली लेक्चर में बताया, कमेंट सेक्शन में लिखना यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट वही हो गई जो डील करती है डिफेंस से, फॉरेन अफेयर्स से। ठीक है, और स्टेट लिस्ट हो गई जो डील करती है पुलिस से, पब्लिक हेल्थ से। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा मेरा एजुकेशन, मैरिजेस। ठीक है, ये सब चीज़ आ जाएंगी। फिर बात करते हैं 8 शेड्यूल की। अब 8 शेड्यूल्स में क्या है, मेरी लैंग्वेजेस का है। ठीक है, 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस के बेसिस पे है। 9 शेड्यूल में क्या है, जो 9 शेड्यूल है मेरा वो बात करता है कि 9 शेड्यूल को ऐड करा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। सबसे पहली बात तो ये देखो, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 1951 में आया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, उससे ऐड करा गया था 9 शेड्यूल के। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें कोई भी चीज़ चले गई तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू नहीं कर सकता, मतलब जुडिशल रिव्यू की पावर नहीं है जो भी इसके अंदर है। पर जो केशवानंद भारती केस आया था ना भाई मेरा 1973 में, केशवानंद भारती केस, ठीक है, उसने बोला गया कि आज के बाद 1973 से पहले जो भी चीज़ें हैं उनको तो रिव्यू मत करो, पर जो अब उसके बाद डाली गई हैं उसमें रिव्यू होगा। ठीक है, ये बोला गया था, समझ गए। ओवरऑल इसका यही मतलब था कि 9 शेड्यूल का, कि प्रोटेक्ट करना चाह रहा था कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस को, कि उनको वॉइड डिक्लेयर ना करा जाए। अब 10 शेड्यूल देखो, 10 शेड्यूल में बात करता है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं उसका डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ठीक हो गया ना। हाँ,
फिर 11 शेड्यूल की बात करी है तो 11 शेड्यूल में मेरा आता है पंचायत का जिक्र। पंचायत का जिक्र इनको कौन से अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक है, इसमें पंचायत में कितने हैं? 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। ठीक है, 12 में देखो। ठीक है, 12 शेड्यूल जो है, जो कि लास्ट शेड्यूल है मेरा, वो डील करता है मेरा किससे? म्यूनिसिपैलिटीज से। इसको जोड़ा गया था मेरा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। इसमें 18 फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको पूरे 12 के 12 शेड्यूल बता दिए, यही है। ठीक है, पहला क्या है? स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज से है। दूसरा अलायंस की बात करता है, प्रिविलेजेस की, एनरोलमेंट्स की। तीसरे में ओथ आ गई। चौथे शेड्यूल में आ गया राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में कितना सीट एलोकेशन है। पाँचवें शेड्यूल में आ गया मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स का। फिर छठे शेड्यूल में आ गया मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल एरियाज़ का, कौन कौन से हैं वो भी बता दिए। सातवें शेड्यूल में मेरी लिस्ट आ गई। आठवें शेड्यूल में मेरी लैंग्वेजेस आ गई, 22 हैं। और 9 शेड्यूल में मेरा आ गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था इसको। ठीक है, जो जुडिशरी में नहीं हो सकता, ये बचाता था कि कई चीज़ों को वॉइड ना कर दिया जाए। ठीक है, 10 शेड्यूल में आ गया मेरा पार्लियामेंट का कंसेप्ट। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को भी डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। 11th शेड्यूल में मेरा आ गया, ठीक है, पंचायत के बारे में। और 12th शेड्यूल में आ गया मेरा म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। ठीक है, अब देखो कुछ पार्ट्स बता दे रहा हूँ जिस पार्ट्स में हमने पढ़ना है। पार्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और आर्टिकल्स। टॉप 6 के बता दे रहा हूँ। टॉप 6 को क्या पढ़ेंगे? पहले पार्ट 1 में पढ़ेंगे हम। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके आर्टिकल बात करूँ तो 1 to 4 हैं। ठीक है, फिर पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में बताऊं तो आर्टिकल हम पढ़ेंगे 5 से लेकर 11 तक के। ठीक है, फिर मैं थर्ड शेड्यूल में घुसूं तो थर्ड शेड्यूल्स में आ जाती हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 to 35। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये वायलेट होती हैं तो तुम डायरेक्ट अपना कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के उसमें। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में आएंगी मेरी क्या? फोर्थ शेड्यूल में क्या आएगा मेरा? बताओ ना यार। DPSPs आएंगे। DPSPs, इसके आर्टिकल्स हैं मेरे 38 से 51। ठीक है, ठीक है, और बताओ, बना देता हूँ क्या? बना दूँ क्या? फिर मैं बात करूँगा फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में हम बात करेंगे यूनियन के बारे में। ठीक है, यूनियन के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होंगे? 52 से 115। मुझे याद है, हाँ, ये तुम टेंशन मत लेना। स्टेट कहीं जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फिर स्टेट के बारे में बात करेंगे। स्टेट में आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? 152 से लेकर 237 तक। पक्का? हाँ भाई, यही होंगे। ठीक है, फिर जो मेरा पार्ट 7 है उसको रेपल कर दिया गया है। ठीक है, रेपल कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 7th अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब का है? 1958 का। ठीक है, फिर 8th में आएंगे। टॉप 10 बता दे रहा हूँ मैं आपको, चलो जितने इस पेज में आ जाएं चलो वो कवर कर लेंगे। फिर बात करेंगे हम 8th शेड्यूल में आके यूनियन टेरिटरीज़ की। इसमें 239 से लेकर कहाँ तक था यार? 242 तक। ठीक है, 8th के बाद आएगा फिर मेरा पार्ट 9, जिसमें मैं बात करूँगा पंचायत की। ठीक है, पंचायत कौन से शेड्यूल में है भाई? 11वें शेड्यूल में है। पंचायत के बाद आर्टिकल आएगा 243 से मेरा 243 से 243 ओ तक। ठीक है, फिर 10 शेड्यूल आएगा। इसमें बात करेंगे हम म्यूनिसिपल पार्टीज़ की। यह आएगा मेरा 243 से 243 जी तक। ठीक है, जगह नहीं है क्या? ZG। ठीक है, आ गया। चलो फिर बात करेंगे हम पार्ट
नहीं, अरे सॉरी, ये आएगा मेरा 9A में, फ्लो में लिखता गया भाई। फिर 9B आएगा, इसमें हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। ये आएगा 243ZH से 243ZF तक, ठीक है। फिर 10 आएगा मेरा, ठीक है। वही तो मैं कहूँ यार 10 में, क्योंकि शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ जो बात करता है 244 से 244A तक, ये मेरे ख्याल से है ना, हाँ ठीक है। फिर 11th में आएगा रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। ये आएगा 245 से 283, ठीक है। फिर पार्ट 12 आएगा, ठीक है। पार्ट 12 में हम बात करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और सूट से रिलेटेड। आगे आने वाले टाइम में पूरा समझ आएगा आपको, अभी टेंशन मत लो। ये बात करेंगे 284 से लेकर 300A तक, ठीक है। पार्ट 12 तक हो गया। फिर पार्ट 13 में आएंगे हम। पार्ट 13 में हम बात करेंगे ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड, कुछ और वर्ड्स से मुझे याद नहीं है, ट्रेड कॉमर्स से ही याद है मुझे। ये आएगा मेरा 301 से 307 तक, ठीक है, ठीक है। फिर पार्ट 14 आएगा। पार्ट 14 में क्या आएगा, सर्विसेज की बात करेंगे जो यूनियन और स्टेट के अंडर में है, वही अब आपकी सर्विसेज जिसके बारे में आप प्रिपेयर कर रहे हो। ये आएगा मेरा 308 से 323 तक, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। फिर मैं बात करूँगा पार्ट 14A में। पार्ट 14A आएगा मेरा किससे रिलेटेड, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स में बात करेंगे आप 323A से लेकर 323B तक। ओ भाई ठीक है, ठीक हो गया ना। पार्ट 15 में बना ही देता हूँ यार पूरा, जब याद है तो बनाई, तो कौन बार बार बनाएगा। पार्ट 15 में बात करेंगे हम इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शंस आते हैं 324 से 329A तक, ठीक है। फिर बात करेंगे हम 16 में, ठीक है। पार्ट 16 में क्या आता है मेरा, पार्ट 16 में क्या आता है बताओ, स्पेशल प्रोविजंस आते हैं। वो बात करेंगे हम 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। फिर बात करेंगे हम पार्ट 17 में, ये तो मेरा फेवरेट है, इसमें आती हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और ये आर्टिकल है मेरा 343 से लेकर 351 तक। फिर इसके बाद आते हैं हमारे, मैं यार तुम्हें ये बता चुका हूँ, कल की इलेक्शन में बताया था मैंने ठीक है। इसमें हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस का। लेकिन यार दुख की बात है, कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया नहीं कि मैंने आर्टिकल्स बता दिए थे क्या, मुझे याद भी नहीं है, मैं बता देता हूँ वैसे। 360 तक इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, हाँ ठीक हो गया। फिर पार्ट 19 में हम बात करेंगे कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं, उनके आर्टिकल हैं 361 से लेकर 367। फिर पार्ट 20 में है मेरा अमेंडमेंट 368। या सोच रहा हूँ मैं इसके बाद अमेंडमेंट आर्टिकल ही उठा लूँ, क्योंकि सबसे छोटा ये है, ख़त्म, एक ही आर्टिकल पूरा ख़त्म, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 21 में, ठीक है। 21 में बात करेंगे हम टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस की। स्पेशल प्रोविजंस एक जगह और बात करी थी यहाँ पे, कौन सा पार्ट था 16 में, 330 से 342, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम 369 से 392 तक, ठीक है। फिर पार्ट 22 आ जाएगा मेरा, लास्ट है, इसमें शॉर्ट टाइटल है, ठीक है, कमेंसमेंट है, ठीक है, अथॉरिटेरियन है, ठीक है, टेक्स्ट इन हिंदी, अथॉरिटेटिव, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम 393 से लेकर 395 तक। तो ये आपको मैंने पूरा चार्ट दे दिया भाई कि आगे हम इंट्रो कैसे करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ही बता दूँ, ये 6 तक तो भाई रटी लेना,
6 तक तो लगातार रट लेना, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, यूनियन स्टेट्स काम का है, ठीक है, हाँ। फिर मेरी मानना तो इलेक्शन वाला कर लेना प्रॉपर पार्ट का, ठीक है। अमेंडमेंट तो हो ही जाएगा याद, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हो ही जाएंगे, बस यही है। और ऑफिशियल लैंग्वेज वाला भी देख लेना, ठीक है, हाँ वही। ये चीज़ें प्रॉपर याद कर लेना और ये दोनों देख लेना, क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। तो अच्छे से हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। और हाँ, मैंने बोला था ना आप लोगों से कि मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बता देता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया ना, हाँ। तो देख लो भाई, यहीं लिख दे रहा हूँ जब जगह बची हुई है थोड़ी सी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, कलर चेंज कर दूँ, हाँ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 का। इसमें क्या क्या, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से ही बोला जाता है। इसने ऐड करा सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी को, ठीक है। और क्या बोला गया, इसी से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड करा गया 51A में। और कौन से पार्ट में है ये, 4A में, ठीक है, समझ गए, हाँ। फिर 46th अमेंडमेंट एक्ट आया, 46th अमेंडमेंट एक्ट आया। 42 के पास 44, ठीक है, हाँ चलो 44 ही कर लो, ठीक है। 44 अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 का। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। उसने क्या करा, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी आर्टिकल 21 में, जो कि फंडामेंटल राइट थी, इसको एक लीगल राइट का दर्जा दे दिया, ठीक है। इसको हटाया और एक लीगल राइट दे दिया। और कौन सा आर्टिकल में, जा फेंका इसे 300A में। अब ऊपर बताना कि 300A कौन से पार्ट में है, यहाँ काम आता है इसका, ठीक है। पार्ट 12 में है, मुझे तो याद है ना, हाँ देखो सही बोला ना मैंने, 3, हाँ देखा 300A मिल गया, ठीक है ना, हाँ। फिर 61st अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, जो कि आया था, कब आया था 1988 में। इसने क्या बोला, जो 21 से 18 साल कर दी, क्या करी होगी, गैस करो वोटिंग एज को, ठीक है। इसके बाद 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया। कब से भोग रहा हूँ पागलों की तरह, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 19 कब आया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। 1992 में आया। इसने क्या करा, पंचायत को जोड़ दिया, क्या एक नया पार्ट 9 में और शेड्यूल 2 में। पंचायत के आर्टिकल जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ऊपर लिखे हुए हैं मैंने। फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, 243 है, ठीक है, बता दे रहा हूँ। देखो पंचायत कहाँ पे है, 243 है ना, हाँ 243, ठीक है, हाँ 43 से 243O। और म्यूनिसिपल पार्टीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं 249O से 243P से 243ZG तक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं 243ZH से 243BZA तक। ये याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आपको दे दिया, बस मैंने आपसे बोल दिया, ये देख लेना एक बार, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे। ये भी आया 1992 में। इसने क्या करा, म्यूनिसिपल पार्टीज़ को जोड़ दिया, किस में जोड़ा, पार्ट 9A में और शेड्यूल 12 में। 11 है यार ये, अरे यार ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट आया। उसने क्या करा, 2011 में आया था। इसने क्या करा, ठीक है, इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन करा और उसको जोड़ दिया 9B में, ठीक है। ये सब है। तो आपको मैंने आज बता दिए कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आर्टिकल्स भी बता दिए, ठीक है। और इस तरीके से हमने आगे पॉलिटी करनी है वो भी बता दिया मैंने, पूरा शेड्यूल भी बता दिए। ये याद कर लेना यार, शेड्यूल्स तो पक्का भाई MCQ में पूछे जाते हैं, कोई भी MCQ में। अगला लेक्चर वैसे मैं ये पढ़ाने से पहले वही लेके आऊँगा कि क्लासेस देख लेते हैं पहले, कि हाँ कि प्रीवियस ईयर पे एक वीडियो लेके आऊँगा। और जो ये आपके सोशलिस्ट वगैरह टर्म्स हैं, सोशलिस्ट जो आज वैल्यूज़ पढ़ाई और गोल्स वगैरह पढ़ाए, इनके बारे में एक क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे, उसमें आपको मैं और क्लियर कर दूंगा कि आपको इनके आंसर प्रॉपर करने कैसे हैं। क्योंकि यार देखो, इसमें उतना है नहीं भाई। सोवरेन मतलब क्या है, कोई भी कंट्री जो ना ही डोमिनियन हो ना ही डिपेंडेंट हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री।
सोशलिस्ट क्या है भाई कि हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मेन गोल क्या है कि क्या है मेन गोल, वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सेकुलर का मतलब क्या है कि भाई रिलीजन हो, हमारा कोई भी रिलीजन नहीं है, एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है ना स्टेट का, जो सारे अलग अलग लोग हैं अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये सेकुलर का मतलब, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 48(2) से जोड़ा गया था। फिर डेमोक्रेटिक आया, ठीक है, पॉलिटिकल सोवर्निटी, ठीक हो गया ना। हाँ, ये चीज़। रिपब्लिक मतलब कि हाँ भाई कैसे इलेक्शन होता है, एक इलेक्टेड बॉडी है, मोनार्क नहीं है हमारे में कोई भी, ठीक है। एक क्वेश्चन, क्या रिपब्लिक डेमोक्रेटिक हो सकता है? क्या रिपब्लिक डेमोक्रेटिक हो सकता है या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो सकता है? डायग्राम से बताता हूँ। क्या रिपब्लिक ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 1 2 पक्का बताना, पक्का। और एस्पिरेशंस, गोल्स पढ़ लिए। जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या होता है कि भाई फेयरली ट्रीट करा जाए। लिबर्टी मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इक्वलिटी मतलब क्या होता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, मतलब फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक हो गया ना। फिर लिमिटेशंस बता दी मैंने आपको, पूरा तो बता दिया मैंने। फिर शेड्यूल्स बता दिया आपको मैंने। ये लेक्चर लंबा गया है तो देखना यार, ध्यान से देखना, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है यार। टाइम कितना हो गया देख लो, 12:54 हो गए। तो इसी के साथ इसको मैं एंड करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में।